महकमे में लिपि सिंह का नाम शहजादी पड़ गया है। किसी की हिम्मत नहीं है शहजादी को टच करने की कि लिपि सिंह ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया है। और जो एक कहावत है कि सैया हमारे कोतवाल वाली फीलिंग उसमें आ गई है कि मेरे पापा ही मिनिस्टर हैं तो मैं तो कानून से ऊपर हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई। और इसलिए वो खुलेआम कानून तोड़ती जा रही है और खुलेआम वो मनमानी कर रही है। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है और नीतीश कुमार के तरफ से दावा किया जाता है कि बिहार में कानून का राज है, सुशासन का राज है। लेकिन कुछ दिन पूर्व जिस प्रकार से पप्पू देव मौत मामले में जो खुलासा हुआ और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, जिसमें यह साफ तौर पे जाहिर हो गया कि पप्पू देव की निर्मम तरीके से पिटाई की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में जमकर बवाल भी मचा था और कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच की बात भी उठी थी। लेकिन अभी तक मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में। इस पूरे मामले को लेके हमारे साथ बात करने के लिए चर्चित पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से डंका पीटते हैं, पीठ थपथपाते हैं कि बिहार में कानून का राज है, लेकिन जिस प्रकार से पूरा वाकया हुआ और जिस प्रकार से लगातार कानून के राज पर सवाल उठा, वो कहीं ना कहीं दुखद कहा जा सकता है। सर, आपने पुलिसिंग कई सालों तक की, कई जिलों के कप्तान भी रहे हैं, काफ़ी आपका अनुभव भी रहा। बिहार के मुख्यमंत्री 16 सालों से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के तरफ से दावा वादा किया जाता है कि कानून का राज है। जिस प्रकार से पप्पू देव मौत मामले में हार्ट अटैक का बातें किया जा रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें निर्मम तरीके से पप्पू देव की पिटाई होती है। आपको लगता है कि पुलिसिंग में ऐसा होता है, कानून को हाथ में लिया जाता है? अगर ये पूरा घटना हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ तो पुलिस कस्टडी में पप्पू देव था, तो आखिर कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है कि नहीं? देखिए, पहली बात तो बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं और नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, ये तो पूरा माफिया राज ही चला रहे हैं बिहार में। जहाँ तक पप्पू देव की बात है, मैं शुरू में स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई पप्पू देव का प्रशंसक नहीं हूँ। पप्पू देव एक खूंखार अपराधी था, लेकिन पप्पू देव की जो मौत हुई है वो प्राकृतिक मौत नहीं थी, है ना। और पुलिस ने एक झूठा किस्सा बनाया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई, लेकिन उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पप्पू देव के सर पर 20, एक दो नहीं 20 जख्म है, सीरियस हेड इंजरीज है और उन हेड इंजरीज की वजह से पप्पू देव की मौत हुई। अब मुझे जो जानकारी है कि पप्पू देव की जो हत्या हुई, अब तो उसको हत्या कहना पड़ेगा क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पुष्टि कर दी है। पप्पू देव की जो हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, वो एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा थी और उसमें बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय भी शामिल हैं। उस षड्यंत्र में करोड़ों के लेन देन भी हुए और उसके बाद पप्पू देव की हत्या हुई। कल मैंने डीजीपी महोदय को एक खत लिखा है कि सहरसा की एसपी श्रीमती लिपि सिंह हैं, लेकिन वहाँ एक सुपर एसपी भी विराजमान है जिसका नाम है कृष्ण कुमार। अब ये कृष्ण कुमार पटना जिले के मोकामा का रहने वाला है और लिपि सिंह के साथ जगह जगह घूमता है। इसके पहले लिपि सिंह के साथ मुंगेर में भी था, मार्गदर्शन करता था, अब सहरसा में मार्गदर्शन कर रहा है। और पप्पू देव की हत्या के तार इस कृष्ण कुमार से भी जुड़ते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि श्रीमती लिपि सिंह, आप जानते हैं कि केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी है। ये लिपि सिंह राजनीतिक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि 1 मिनट में चाहे तो गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा दे। इसलिए बिहार में ना तो पुलिस मुख्यालय की औकात है इससे स्पष्टीकरण मांगने की, ना गृह विभाग की औकात है लिपि सिंह से स्पष्टीकरण मांगने की, और वो सहरसा में बिल्कुल मनमाना कर रही है। तो इन सारे बिंदुओं को मैंने उठाया है और कायदे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 302 का एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, जो मेरी जानकारी के अनुसार अब तक नहीं दर्ज हुआ है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अंधेरगर्दी क्यों हो रही है। किसी जिले में कोई एसपी है, एक सुपर एसपी आ जाता है, एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, और तब भी जो मुख्यमंत्री हैं सुशासन का ढोल बजा रहे हैं कि मैं तो ना तो किसी को फंसाता हूँ ना बचाता हूँ। तो ये तो बिल्कुल बिहार में अंधेरगर्दी की स्थिति है। जी सर, जब आप पुलिसिंग में रहते होंगे, जब इस तरह की घटनाक्रम होती है, आपका अनुभव भी रहा है कि अगर किसी कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में अगर किसी की मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट
जो भी जांच कर्म, किसी भी केस का जांच कर्म होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मायने रखता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब 20 से 25 जगह जख्म के निशान है तो उस समय तो लिपि सिंह पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्हें हटाना चाहिए था, FIR दर्ज करना चाहिए था। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो रुतबा है वो बरकरार है? वही बात मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो खुद बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में भी रह चुका हूँ। कोई भी जो कस्टोडियल डेथ होता है यानी पुलिस अभिरक्षा में मौत होती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत कड़े दिशा निर्देश हैं। पहला दिशा निर्देश ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी। और दूसरा दिशा निर्देश ये है कि एक डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करेगा, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा, जिसमें कम से कम 3 डॉक्टर्स होंगे। तो जब एक मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मेरे भी पास आई थी वो रिपोर्ट, और उसमें स्पष्ट लिखा जा रहा है कि 20-20 जख्म है सर पर, तो कायदे से तो अब तक FIR होना चाहिए था 302 का। और इसमें चूँकि लिपि सिंह वहाँ की पुलिस कप्तान हैं, तो कायदे से उनको भी अभियुक्त बनाया जाना चाहिए था, है ना। लेकिन सिर्फ वो चूँकि एक केंद्रीय इस्पात मंत्री की बेटी है RCP सिंह की, और RCP सिंह नीतीश बाबू के लंगोटिया यार हैं, सिर्फ इस वजह से लिपि सिंह कानून से ऊपर है। कोई दूसरा SP रहता तो अब तक निलंबित हो गया रहता, अब तक विभागीय कार्यवाही चल गई रहती, अब तक हो सकता है 302 में जेल भी जा चुका रहता। लेकिन यहाँ तो चेहरा देखकर कानून बनाया जा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी, एक चीज और है, इस पूरे मामले को लेके आपने गंभीरता से लिया, DGP को पत्र लिखा। आपको लगता है कि DGP आपकी बातों पे ध्यान रखेंगे कि बस? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नहीं विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे DGP हों या मुख्य सचिव हों या गृह सचिव हों, ये लोग मुख्य रूप से मुख्यमंत्री की कठपुतली होते हैं, है ना। और किसी को कुर्सी बचानी है, किसी को रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार लेना है, किसी को रिटायरमेंट के बाद BPSC का चेयरमैन बन जाना है, किसी को रिटायरमेंट के बाद कहीं सेट हो जाना है। तो इसलिए ये सब कुछ करने वाले नहीं हैं। मैंने सिर्फ चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, मेरा फ़र्ज़ था कि यदि कोई बात मेरे संज्ञान में आई है तो उसको मैं सामने लाऊं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में और एक IPS अधिकारी के रूप में, जिसे 24 बरस तक सेवा की है इस राज्य की, उस रूप में मैंने ये पत्र लिखा है। कृष्णा कुमार काफी संदिग्ध व्यक्ति है आपके द्वारा जिस प्रकार से बताया जा रहा है। जी जी, तो आखिर कहीं ना कहीं इस पे जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मुझे तो ये तक बताया गया है कि ये मोकामा का रहने वाला है, और मोकामा में इसका लोग बताते हैं कि इसका 5 मंजिला मकान निर्माणाधीन है। अब मैं 24 बरस तक IPS ऑफिसर रहा, आप देख रहे हैं मैं 2 कमरों के फ्लैट में रहता हूँ, और इस आदमी जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है कहने के लिए, ये 5 मंजिला मकान बनवा रहा है। इसकी आय का स्रोत क्या है, इनकम का सोर्स क्या है, इस सब की जो आर्थिक अपराध इकाई है वो क्या कर रहा है। अब दाया हाथ से भी बढ़ के मैं तो कहूँगा कि लिपि सिंह का ये मार्गदर्शक है, और यदि वो SP है तो ये सुपर SP है। मैंने तो अपने पत्र में सुपर SP शब्द का जिक्र किया है, और ये लिपि सिंह इसके मार्गदर्शन में काम करती है। एक चीज़ और है, लिपि सिंह बार ASP रही, उसके बाद मुंगेर गोलीकांड होगा, उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। तमाम चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं जहाँ जाती है वहाँ सवाल उठ जाता है। वही मैंने कहा ना, चूँकि लिपि सिंह के पिता जो हैं RCP सिंह, उनकी छत्र छाया है लिपि सिंह को। पुलिस महकमे में लिपि सिंह का नाम शहजादी पड़ गया है, किसी की हिम्मत नहीं है शहजादी को टच करने की। आपको याद होगा मुंगेर लोकसभा चुनाव के समय ये चुनाव आयोग ने तबादला कर दिया था इसका। चुनाव आयोग को निष्पक्षता पर शक हुआ था, तबादला हो गया था। उसके बाद ये फिर मुंगेर जब गई तो दुर्गा पूजा विसर्जन कांड में गोलियां चली, अनुराग पोद्दार नाम का एक लड़का मारा गया, उसमें भी इस कृष्ण कुमार की भूमिका संदिग्ध है। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि कृष्ण कुमार के आदेश पर ही गोलियाँ चली थी। और अब लिपि सिंह जब सहरसा पहुँची है तो वहाँ ये पप्पू देव कांड हो रहा है। तो ऐसा लगता है, ये एक मैसेज जा रहा है कि लिपि सिंह ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया है। और जो एक कहावत है कि सैया हमार कोतवाल वाली फीलिंग उसमें आ गई है कि मेरे पापा ही मिनिस्टर हैं तो मैं तो कानून से ऊपर हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई। और इसलिए वो खुलेआम कानून तोड़ती जा रही है और खुलेआम वो मनमानी कर रही है। जी वो तो देखिए स्वाधीनता सेनानी घोटाला है। बिहार कैबिनेट ने जबरदस्ती मुख्यमंत्री के पिता को, रामलखन सिंह को, कह दिया कि प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी है। देखिए मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने आज़ादी की लड़ाई पर दर्जनों किताबें पढ़ी हैं।
किसी भी जगह आपको नीतीश कुमार के पिता राम लखन सिंह का जिक्र नहीं आएगा। ये किताब मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। इस किताब का नाम है ये अगस्त क्रांति, और इसकी भूमिका खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। ये 400 पन्नों की किताब है, और जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके संदर्भ में ये बिहार पर केंद्रित किताब है। और इस पुस्तक में जिलावार, प्रखंडवार, थानावार विवरण दिया हुआ है कि स्वाधीनता सेनानी ने क्या काम किया था। मैं इस पूरी किताब को पढ़ गया, इसमें मुझे नीतीश कुमार के पूज्य पिता का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला। तो ये तो स्वाधीनता सेनानी घोटाला कर रहे हैं नीतीश कुमार, और ज़बरदस्ती अपनी शक्ति के दम पर एक अपने पिता को एक फर्जी फ्रीडम फाइटर, एक फर्जी स्वाधीनता सेनानी घोषित कर रहे हैं। तो उस पर भी मैंने आवाज़ उठाई, मैंने राज्यपाल को पत्र लिखा, मैंने जेल विभाग से, कारा विभाग से, आरटीआई के तहत सवाल किया है कि मुझे बताया जाए, विवरण दिया जाए कि राम लखन सिंह कब कब जेल गए, कितने दिनों जेल में रहे, किस जेल में बंद थे, किस मुकदमे में गए। तो ये सारी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ जी। देखिए, सीधे तौर पे ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, पप्पू देव मौत मामले में जिस प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हो, इसके लिए इन्होंने पत्र लिखा है और कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, अभी तक तमाम जो आला अधिकारी है उन्होंने चुप्पी साध रखी है और कहीं ना कहीं मामले की लीपापोती की जा रही है। रोहित, NBC 24, पटना।